आवर चैनल द टाइम सेवर। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए आज से सीरीज शुरू करेंगे जिसमें होल सिलेबस क्लास 11th और 12th के चैप्टर्स को कवर अप किया जाएगा। सो कंटिन्यूअस वीडियो आएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। तो पहला चैप्टर हम लोग का बायोलॉजी का है, जिसमें हम लोग का क्लास 11th का तो द लिविंग वर्ल्ड। तो जैसा कि इस चैप्टर में दिख रहा है कि लिविंग वर्ल्ड यानी पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से जुड़ा हुआ है। लिविंग ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनको किन किन कैटेगरीज पर बांटा गया है, इन सारे टॉपिक के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, व्हाट इज लिविंग। तो क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग का हो जाएगा कि व्हाट इज लिविंग। देखिए, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग मोटा मोटा जो चीज़ें समझते हैं, जो चीज़ें एनालाइज करते हैं, उस चीज़ को लिखेंगे। एंड देन एनसीईआरटी क्या कहती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, उनकी क्राइटेरिया क्या बांटी गई है, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। तो हम लोग के हिसाब से या मोटा मोटा जो चीज़ें देखते हैं हम लोग, उसके हिसाब से हम लोग क्या मानेंगे, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो शो करें, क्या क्या चीज़ें शो करें, जैसे सेल्फ परपिचुएशन, दूसरा सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, respiration, and last one is metabolism। तो अगर हम लोग हिसाब से अगर देखें यहाँ पर, तो हमारे पास 5 चीजें नजर आ रही हैं। वो है सेल्फ परपिचुएशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म। इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर दिखते हैं तो, पर एनसीईआरटी ने अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई किया है, या यूँ कह सकते हैं क्राइटेरिया में बांट दिया गया है। एनसीईआरटी ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को बताने के लिए 2 क्राइटेरिया बनाया, जिसमें एक बेसिस पर क्लासिफिकेशन रखा और एक बेसिस पर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी रखा। तो आइए समझते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है। आई होप आपने लिख लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इरेज कर दे रहा हूँ। एनसीईआरटी ने क्लासिफाई किया है, यूँ कह सकते हैं कि क्राइटेरिया में बांट दिया है। एनसीईआरटी क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया 2 बेसिस पर बढ़ गई थी, जिसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक्स को बेसिस पर क्राइटेरिया में हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं, क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टी या यूँ कह सकते हैं, और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इस बेसिस पर एनसीईआरटी कहती है कि व्हाट इज लिविंग। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझाने के लिए इन्होंने बांटा। तो क्लासिफिकेशन में 2 पॉइंट आता है, पहला ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन, और डिफाइनिंग में 3 आता है, जिसमें हम लोग को मेटाबॉलिज्म पढ़ना है, कॉन्शियसनेस पढ़ना है, और लास्ट हम लोग को सेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ना है। तो यूँ कह सकते हैं कि इसमें 3 आते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा
मेटाबॉलिज्म और तीसरा कॉन्शियसनेस। अब समझने वाली बात है कि आखिर एनसीईआरटी ने दो क्राइटेरिया क्यों बनाया, जिसमें एक बेसिस पर ग्रोथ रिप्रोडक्शन रखा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इधर रखा, मेटाबॉलिज्म रखा और कॉन्शियसनेस रखा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये दोनों चीजें एक तरीके से इसलिए क्राइटेरिया में बांटा गया है क्योंकि क्लासिफिकेशंस में कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। यहां नोट डाल के लिखेंगे, क्लासिफिकेशन may be show exceptional in it या exceptional entities शो करता है। जैसे हमने कहा कि ग्रोथ, तो ग्रोथ का माने क्या है कि कोई सेल्स डेवलप कर रही है, साथ ही साथ सेल्स की संख्या बढ़ रही है, बट इन सेंस कि ग्रोथ सब में दिख रहा है, तो क्या वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं? क्या एक छोटा सा हिस्सा बड़ा हो जाए तो क्या उसे ग्रोथ कहेंगे? तो जैसे कि आपने जाना होगा कि अर्थ का जो प्लेट होता है वो जब टकराता है तो माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। बार बार प्लेट्स के टकराने की वजह से बड़े बड़े माउंटेन्स बने हैं, पहाड़ बने हैं। तो शुरुआती समय में पहाड़ कैसे होते होंगे? छोटे छोटे होते होंगे, बट प्लेट्स अगर टकराती हैं तो पहाड़ का क्या है, यानी माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। बट इन द सेंस माउंटेन कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है नहीं, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ हम लोग कह सकते हैं कि ये लिविंग में भी दिखता है और नॉन लिविंग में भी दिखता है। दूसरा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब एक अपने ही जैसे स्पीसीज को जन्म देना। सभी ऑर्गेनिज्म करते हैं मैक्सिमम, बट आपने खच्चर का नाम सुना होगा। खच्चर जो होते हैं वो स्टेराइल नेचर के होते हैं, वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। तो इसका मतलब क्या है कि खच्चर को हमको लोग कह दें कि नॉन लिविंग है? नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो वो भी है, बट वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, एक नया ऑर्गेनिज्म को जन्म नहीं दे सकता। तो क्लासिफिकेशन में कुछ एक्सेप्शनल देखे जाते हैं जो हमें यहाँ दिख रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन में शो एक्सेप्शन। एंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में कोई एक्सेप्शन नहीं होता, सबके पास कुछ न कुछ फील करते हैं, कॉन्शियसनेस होता है, वो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, अपने डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स कैसे फॉर्म करेंगी, नए सेल्स किस चीज़ में डेवलप होंगी, कैसे ऑर्गन में फॉर्मेशन होगा, देन ऑल थिंग्स। ठीक है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, these all are specific in nature which show the living organism. It means कि defining property में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। तो यहाँ लिखेंगे in defining property there is no any exception एनी एक्सेप्शन इन इट। ठीक है, तो आपके पास अब एक एक चीज को हम लोग को समझना भी है। तो आई होप आपको एनसीईआरटी की क्राइटेरिया जो बांटी गई है कि व्हाट इज लिविंग, आपको समझ में आया होगा कि दिस आर क्लासिफिकेशन एंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की। क्लासिफिकेशन शो सम एक्सेप्शनल एंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी देयर इज नो एनी एक्सेप्शन। सो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इंक्लूड इन a classification, cellular organization, metabolism, consciousness are in डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। आपने देख लिया होगा, नहीं लिखा है तो आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग जो क्राइटेरिया बांटी गई थी
इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन और डिफाइन प्रॉपर्टी, उन सबको पढ़ना है, जिसमें पहला आएगा हम लोग के पास ग्रोथ। तो ग्रोथ किसे बोले? क्या मास का डेवलपमेंट ग्रोथ होता है, या कहें कि हाइट का ग्रोथ, या हाइट बढ़ गई उसे ग्रोथ बोलेंगे, या वेट बढ़ गया उसे हम लोग ग्रोथ बोलेंगे। तो व्हाट इज ग्रोथ? पहले तो ग्रोथ को समझना होगा। इन द सेंस कि जो ग्रोथ है वो एक तरीके का परमानेंट चेंज है, या यूँ कह सकते हैं कि केमिकल चेंज है ना। तो हम इसे लिख सकते हैं these are permanent और केमिकल चेंज। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज वो होता है जो वापस रिटर्न नहीं होता, वो अपने प्रीवियस स्टेज में नहीं आ सकता। तो ग्रोथ एक परमानेंट चेंज होता है, दीज आर परमानेंट और केमिकल चेंज। एक बार हो गया ग्रोथ तो पीछे नहीं आएगा। तो क्या वेट भी बोल सकते हैं, वेट का बढ़ना? तो यहाँ पर दो चीजें हैं, वेट, मास। ठीक है, तो मास को बोला जाए, वेट को बोला जाए, तो कौन सा सही होगा? अब सुना ही होगा, हमारा वेट बढ़ गया, 80 किलो हो गया, 100 किलो हो गया है, जिम में चले गए, एक्सरसाइज किया, कुछ वजन कम हो गया। ऐसे बेसिस पर तो ग्रोथ एक परमानेंट चेंज है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती है ना। आप ये नहीं कह सकते कि आप उसे कम कर सकते, एक बार हो गया सो हो गया। और बेसिकली हमारे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है कि उसमें वेट का इंक्रीजमेंट नहीं होता, एक ऊपर के लेयर आती है जो फैटी पोर्शन होता है, जो घट सकती है, और वो सेल्स पोर्शंस में नहीं गिनी जाती है। इसलिए वेट को कंसीडर कभी नहीं करते हैं, मास को कंसीडर हमेशा। ग्रोथ जो है इसको डिफाइन करता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान से देखेंगे। कि सेल की संख्या बढ़ जाए, उसके मास में इंक्रीजमेंट आ जाए, सेल्स बढ़ेंगी तो उसका कुल सेल्स के वजन होंगी, है ना। तो वो मास जितना कंटेन कर रहा है, देयर इज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स एंड इंक्रीजमेंट ऑफ मास एंटिटीज, दीज आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पर एनसीईआरटी कहता है कि दी increasing number of cell and the increasing the mass are the twin characteristics of growth। तो हमने क्या बताया, इसमें दो चीज बताया है। एक तो बताया है आपका मास के बेसिस पर इंक्रीजमेंट एंड दे आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल। तो ये दोनों ही क्या बताते हैं, एनसीईआरटी की लाइन बोलती है। तो मास का बढ़ना, अब मास का कैसे बढ़ेगा? सेल्स की संख्या बढ़ रही है तो मास बढ़ेगा, ऑब्वियसली। मास बढ़ रहा है इसका मतलब कि सेल्स की संख्या बढ़ी होगी, तो सेल्स का नंबर बढ़ना ही मास का बढ़ना होता है। वेट को कंसीडर नहीं किया जाता, बल्कि ये टेम्पररी चेंजेस होती हैं जो हम लोग फिर से रिकवर कर सकते हैं प्रीवियस स्टेज को। सो टुडे हम आज इतना ही सीखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।